फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल। आगे एक क्लास हो चुका है, उसके आगे चलेंगे। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम लोग देखते हैं, पहले 10.6% हमारे पास पर्वत का क्षेत्र है और 18.5% क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। और हमारा जो है 27.7% पे पठार है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा मैदान है 43.2 क्षेत्र पर क्या है, हमारा मैदान विस्तृत है। ठीक है। उच्च वच के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक स्वरूप में बांटा गया है। जो हैं, पहले देखते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। फिर उसके नीचे है उत्तर का विशाल मैदान। फिर है उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है। फिर हमारा तटवर्ती मैदान है और द्वीप समूह है। फिर उसके बाद क्या है, हमारा भारतीय मरुस्थल। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। हम लोग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं, फिर बाकी जितने 6 हैं सबको एक एक करके देखेंगे। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ये देखते हैं हम लोग, सिंधु के मोड़ से प्रारंभ होता है। सिंधु मोड़ के मोड़ से प्रारंभ होकर ये कहाँ तक है, ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। ठीक है। इसका विस्तार 2500 किलोमीटर में है, 2500 किलोमीटर लंबा है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई जो है 160 से 400 किलोमीटर के बीच में है। और ये पूरब से पश्चिम की ओर 2500 किलोमीटर में फैला हुआ, ये मैंने बताया आपको। इसकी चौड़ाई 160 से लेकर 400 किलोमीटर है। ये नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। इसको क्या बोलते हैं, नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोल्डेड माउंटेन रेंज है। ठीक है। इसके बाद उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है, उत्तरी पश्चिम भाग जो है इसका, उसमें कुछ रेंज हैं। क्या क्या रेंज है, यहाँ पे है काराकोरम रेंज है, जास्कर रेंज है और लद्दाख रेंज है। ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है और हो गया, इधर इतने ही है। और दक्षिण पूरब की ओर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या कौन कौन सी है, यहाँ पे नाग टिब्बा है, पटकोई है और अराकान योमा श्रेणी है। ठीक है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। जो हमारा जो ये पर्वत श्रेणी है, हिमालयन रेंज है, इसको 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम लोग एक एक करके चारों को देखेंगे। पहले कौन सा आता है, ट्रांस हिमालय। जो सबसे बाह्य हिमालय है वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, इसको टेथिस हिमालय भी बोलते हैं। इसको टेथिस हिमालय भी बोलते हैं क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश जैसी श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है। कि काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख श्रेणियाँ आती हैं। सबसे बाहर वाला है, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ये ऐसे कुछ फैला हुआ है। ठीक है। इसको तिब्बत हिमालय और टेथिस हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम भारत की सबसे ऊंची चोटी। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, माउंट केटू है, जो कि इसी श्रेणी का हिस्सा है। और ये इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, मैंने बताया आपको अभी। और गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको, जो काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। जो काराकोरम श्रेणी आती है ट्रांस हिमालय में, उसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है, केटू। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। काराकोरम श्रेणी की सबसे बड़ी ग्लेशियर, यहाँ पे कुछ ग्लेशियर हैं जो उसको देखते हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कितना बड़ा है, इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। और बियाफो, उसके बाद देखते हैं बियाफो कितना बड़ा है, ये 63 किलोमीटर का है। और उसके बाद है बाल्टोरा, ये 62 किलोमीटर का है। और उसके बाद देखते हैं ये हिस्पर है, ये 61 किलोमीटर का है, 61 किलोमीटर का है। तो ये सारे ग्लेशियर हैं, हिमनद बोलते हैं, ग्लेशियर हैं जो कि काराकोरम श्रेणी के हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है, सियाचिन। और सबसे ऊंचा भी यही है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली जो चोटी है राकापोसी,
जो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है राकापोसी, वो कहाँ स्थित है? वो लद्दाख रेंज में स्थित है, जो कि वो भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। फिर हम लोग चलते हैं वृहद हिमालय के क्षेत्र में। इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं ना, वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा ट्रांस हिमालय, उसके बाद ये है आंतरिक हिमालय, जो कि फैला काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये कितना इसका लेंथ है? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वो इसी श्रेणी का हिस्सा है, इसी श्रेणी में आता है वो। और वो कौन से देश में है? वो नेपाल में है, नेपाल में। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में आता है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? वृहद हिमालय। इसमें औसत ऊंचाई कितनी है? इसमें औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे वृहद हिमालय में जो प्रमुख चोटियां हैं उनका क्या ऊंचाई है, उनकी क्या ऊंचाई है और वो कहाँ लोकेटेड हैं, कौन से देश में है, ये देखते हैं। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं माउंट एवरेस्ट, मैंने बताया आपको। ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है, नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई मैंने आपको? 8850 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंचनजंगा, जो कि भारत में है। भारत में कहाँ है? सिक्किम में, भारत में सिक्किम में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मैकालू, मैकालू कहाँ पे है? ये नेपाल में है। इसका है ऊंचाई है 8481 मीटर, ठीक है। धौलागिरी, धौलागिरी नेपाल में है। ये 8172 मीटर ऊंचाई है, 8172 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत किधर है? पीर पंजाल साइड है। नंगा पर्वत कहाँ पे है? भारत में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, 8126 मीटर। फिर देखते हैं अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ पे है? ये नेपाल में है, नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8078 मीटर, 8078 मीटर। फिर देखते हैं नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? भारत में है। कौन से राज्य में है? ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर, 7817 मीटर। उसके बाद हम देखते हैं नामचा बरवा, नामचा बरवा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, जो कि तिब्बत में आता है। तो इसको बोलते, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर, 7756 मीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे लघु और मध्य हिमालय। जो लघु हिमालय है वो तीसरे नंबर पर आता है। पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय देखा, फिर उसके बाद हमने देखा वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय देखा, फिर देखा हमने वृहद हिमालय। अब हम लोग देखेंगे लघु हिमालय, जो कि उसके नीचे आता है, उसके समांतर फैला हुआ है। उसके नीचे शिवालिक है और फिर वृहद है, दोनों के बीच में समांतर कौन फैला हुआ है? लघु और मध्य हिमालय। तो वृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से किससे अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT के द्वारा दोनों श्रेणियाँ एक दूसरे से अलग होती हैं। और महान हिमालय के दक्षिण और शिवालिक हिमालय के उत्तर में से समांतर फैली हुई है। जो महान हिमालय है और जो शिवालिक रेंज है, दोनों के बीच में समांतर फैली हुई है, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। पीर पंजाल जो श्रेणी है हमारी, पीर पंजाल श्रेणी, इसका पश्चिमी विस्तार, किसका पश्चिमी विस्तार? लघु हिमालय का पश्चिमी विस्तार क्या है? पीर पंजाल श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर में फैलाव हुआ है। इस श्रेणी में पीर पंजाल और धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ मिलती हैं। जो हमारा ये फैला हुआ है मध्य हिमालय और लघु हिमालय, इसमें इसका पश्चिम में विस्तार है पीर पंजाल। यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं, पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं, लिख देता हूँ मैं, पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं, जो कि लघु हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। लघु हिमालय का पश्चिमी विस्तार है, उसी के नीचे कौन सी है? धौलाधर श्रेणियाँ भी यहीं पे हैं। तो ये सारी क्या हैं? प्रमुख श्रेणियाँ हैं किसकी? लघु हिमालय की। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोटधारी वन मिलते हैं। जो कोटधारी वन होते हैं, कोटधारी वन मतलब जो हमारे कॉनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, कॉनीफेरस बोलते हैं, तो वो मिलते हैं। ये जो मिलते हैं और इसके फॉरेस्ट मिल जाते हैं और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं। जो हमारे
ढाल होते हैं, पर्वत के ढाल हो गए, पहाड़ियों के ढाल हो गए, उस पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं कश्मीर में इसको बोलते हैं मर्ग, और उत्तरांचल में बोलते हैं इसको बुंग्याल और पयार। ठीक है, तो कश्मीर इसको मर्ग बोलते हैं, जिसका उदाहरण है गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया और टनमर्ग हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं। फिर हम लोग चलते हैं शिवालिक रेंज पे, जो कि चौथे नंबर पे है, जो कि सबसे अंतर है और सबसे नया भी इसी को बोलते हैं। कौन सा है ये? शिवालिक हिमालय, और इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय, उप हिमालय। पंजाब के पोतवार बेसिन से दक्षिण में आरंभ होकर ये पूरब में कोसी नदी तक फैला है। जो पंजाब है, पंजाब कहाँ पे है? मैप में देखो, पंजाब में इधर कहीं है पोतवार बेसिन, वहाँ से ये कहाँ तक फैला है? पूरब कोसी नदी तक फैला हुआ है। कोसी नदी तक फैला हुआ है। क्या? कोसी नदी इधर आती है, कोसी नदी यहाँ पे, इतने में शिवालिक रेंज फैला हुआ है। इसमें में शिवालिक रेंज इसका फैला हुआ है। इसको जम्मू पहाड़ियों और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? जम्मू में क्या बोलते हैं? जम्मू पहाड़ियाँ। और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसका ही विस्तृत है कि सर पूरब की ओर में उसको क्या बोलते हैं? डाफला, मीरी और मिसमी पहाड़ियाँ। शिवालिक हिमालय और सिंधु गंगा का मैदान। जो शिवालिक हिमालय है, सबसे बाह्य हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय, और उसके नीचे क्या आता है? गंगा का मैदान आता है। दोनों के बीच को दोनों कैसे विभाजित होता है? HFF के द्वारा विभाजित होता है। HFF क्या चीज़ है? HFF है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा ये एक दूसरे से विभाजित होते हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं। जो शिवालिक है और मध्य हिमालय है, दोनों के बीच में अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसको पश्चिम और मध्य में क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। पश्चिम और मध्य में जो दून बोलते हैं, और पूरब की ओर इसको द्वार बोलते हैं। जैसे उत्तराखंड में क्या क्या है? पश्चिम की ओर जो है वो है दून, मतलब देहरादून। और थोड़ा सा उत्तर की ओर क्या है? द्वार मतलब हरिद्वार। इसके उदाहरण हैं दून और द्वार के। फिर हम लोग देखेंगे शिवालिक हिमालय जो कि बाह्य हिमालय है। अब इसका हम लोग देखेंगे प्रादेशिक वर्गीकरण। शिवालिक हिमालय हो गया है, अब हम लोग देखेंगे इसका प्रादेशिक वर्गीकरण। जो हमारे हिमालय रेंज है उसका प्रादेशिक वर्गीकरण किस आधार पर? नदियों और घाटियों के आधार पे। और इसको किसने इसको दिया है? इसको दिया है सिडनी बुराड ने। सिडनी बुराड के द्वारा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण घाटियों के आधार पर दिया हुआ है। अब हम लोग उसको देखेंगे। मैप में देखते हैं। पहले आता है कश्मीर और पंजाब हिमालय, जिसका रेंज है 560 किलोमीटर। जो पहला है कश्मीर और पंजाब हिमालय, उसका रेंज है 560 किलोमीटर, जो कि सतलज नदी से लेके सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक फैली हुई है। यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला है। हुआ है कश्मीर हिमालय। और इसमें प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? जास्कर है, काराकोरम है, लद्दाख और हमारा पील पंजाल और धौलाधर। ठीक है, इसकी प्रमुख श्रेणियाँ हैं। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय, जो कि उत्तराखंड में फैला हुआ है। वो उससे लगा हुआ है सतलज नदी से लेके काली नदी तक। उत्तराखंड में इसका विस्तार मिलता है, सतलज नदी से लेके कहाँ तक है? काली नदी तक। और इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तराखंड में विस्तृत है। और यहाँ के प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ पे प्रमुख चोटियाँ हैं बद्रीनाथ है, केदारनाथ है और त्रिशूल, माना, गंगोत्री, ये सब यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। और एक है नंदा देवी, जो कि बहुत प्रमुख है, और कामेट, ये सारी प्रमुख यहाँ की चोटियाँ हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। जो नंदा देवी है कुमायूं हिमालय में, वो यहाँ का सर्वोच्च शिखर है।
सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार जो है पूरे नेपाल में है, नेपाल में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा लंबाई इसी पोर्शन की है, जो हिमालयन क्षेत्र का जो ये भाग है इसी की सबसे ज़्यादा लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और ये काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक फैली हुई है। यह इसका विस्तार नेपाल में, मैंने बताया आपको। यहाँ की प्रमुख रेंज कौन कौन से हैं? यहाँ पे कंचनजंगा माउंटेन कौन कौन से हैं? कंचनजंगा है, मैकालू है और माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कौन से श्रेणी में है? प्रादेशिक वर्गीकरण के हिसाब से यह है नेपाल हिमालय में। और फिर देखते हैं हम लोग असम हिमालय, जो चौथा नंबर है। असम हिमालय, ये असम हिमालय कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसका लंबाई है 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। तीस्ता नदी से लेकर यह है ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। भारत में के सिक्किम, ये कई सारे राज्यों में तक फैला हुआ है। ये है भारत के सिक्किम में है, आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश में है और भूटान को भी कवर कर लेता है। इतने देशों में, इतने स्टेट और एक देश भूटान, इसमें इसका विस्तार मिलता है। ठीक है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ देख लेते हैं। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ क्या क्या हैं? कुला कांगड़ा है, चमुलहारी और फिर काबस और फिर है जांगसांगला, पहुनी और नामचा बरवा। ये यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे और उनकी विशेषताएं। जो यहाँ पर भारत में प्रमुख दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। विशेषताएं, जिसकी विशेषताएं ज़्यादा विशेष होंगी उसको बताएंगे। बाकी आप दर्रों को याद रख लीजिए, कौन से राज्य में कौन से दर्रे हैं, तो बस उतने से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखते हैं पहले। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, अब तो लद्दाख आ गया है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर ही मान के चलते हैं। यहाँ पे लद्दाख में कौन कौन से हैं? काराकोरम है पहले, काराकोरम दर्रा, फिर है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। फिर उसके बाद है उसके नीचे चांगला दर्रा। ये 3 हुए। और कौन कौन से हैं यहाँ पे? बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा। फिर उसके बाद है पीर पंजाल है। फिर उसके नीचे क्या है? बनिहाल। ये सारे कहाँ पे हैं? ये सारे जम्मू कश्मीर में। तो इसमें सबसे प्रमुख कौन से हैं? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा क्यों प्रमुख है? ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप? काराकोरम दर्रा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 5664 मीटर। इसकी ऊंचाई है 5664 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जो बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा, वहाँ से क्या गिलगिट जाने का मार्ग गुजरता है। जो बुर्जिल दर्रा है वहाँ से गिलगिट जाने का मार्ग गुजरता है। ये सारे प्रमुख दर्रे हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। फिर हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? पहले देखते हैं कौन सा है? रोहतांग है, रोहतांग दर्रा। और फिर कौन सा है? सिपकिला। और एक और दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, कौन सा है? बड़ा लाचला दर्रा। ठीक है। तो 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचला। तो इसका एक ट्रिक भी है इसको याद करने का। जैसे रोहतांग का रो ले लीजिए,
सिपकिला का किला ले लीजिए और बड़ा लाचला का बड़ा ले लीजिए। तो इससे एक ट्रिक बना सकते हैं, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। तो रोहित का रो मतलब रोहतांग, और किले का मतलब किले का किला सिपकिला, और बड़े मतलब बड़ा लाचला दर्रा। तो ये 3 दर्रे जो हैं हिमाचल प्रदेश के, उसको याद करने का ट्रिक हो गया। ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश देख लिया, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं ये देख लेते हैं। उत्तराखंड में दर्रे कौन कौन से ये देख लेते हैं। उत्तराखंड में भी 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है माना, दूसरा है नीति और माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख 3 दर्रे हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में, माना, नीति और लिपुलेख। बस आप लोगों को दर्रों का नाम याद रखना है, कुछ ज़्यादा विशेष होगा तो उसको बता देंगे कि क्या विशेषताएं हैं, तो आपको बस यहाँ पे नाम याद रखना है। तो क्या क्या है उत्तराखंड में, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। तब अब देखते हैं हम लोग कहाँ पे, सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा दर्रा है, सिक्किम में कौन सा दर्रा है, सिक्किम में है नाथुला और जिलेपला, 2 दर्रे हैं सिक्किम में, नाथुला और एक कौन सा है, जिलेपला, ये 2 दर्रे हैं सिक्किम में, ये 2 दर्रे हैं सिक्किम में। अब हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, यहाँ पे है बॉमडिला और डाफला। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, बॉमडिला, दूसरा कौन सा है, डाफला। तो 2 दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में, बॉमडिला और डाफला। और फिर हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र साइड चलेंगे, इधर के कंप्लीट हो गए, नॉर्थ कंप्लीट हो गया। वो हम लोग देखते हैं साउथ में कौन कौन से हैं प्रमुख। साउथ में हम लोग देखते हैं, पहले महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट 2 दर्रे हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में, थाल घाट और भोर घाट। उसके बाद हम लोग देखेंगे केरल में भी 2 दर्रे हैं। केरल में कौन कौन से हैं, पाल घाट है और सोनकोट्टा दर्रा। पाल घाट और सोनकोट्टा दर्रा, ये 2 दर्रे हैं कहाँ पे, केरल में, पाल घाट और सोनकोट्टा। उसके बाद देखेंगे हिमालय के हिमनद। हिमालय में हिमनद कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो ज़्यादातर हिमालय के जो हिमनद हैं वो ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय में हमने पहले ही 4 देख चुके हैं। कौन कौन से देखे थे, सियाचिन देखे थे, और बाल्टोरा, बियाफो और हिस्पर, ये 4 देख चुके थे। तो हम लोग सियाचिन फिर से लिख लेते हैं सारे। सियाचिन सबसे बड़ा यही था, कितना था, 72 किलोमीटर का, 72 किलोमीटर का इसका लंबाई थी। ठीक है, उसके बाद है हिस्पर, ये कितना बड़ा था, ये 61 किलोमीटर का था, 61 किलोमीटर। उसके बाद था बाल्टोरा, ठीक है, ये 62 किलोमीटर का था बाल्टोरा। फिर उसके बाद था बियाफो,
बीएफओ 58 किलोमीटर का। फिर है चोंगालुंगमा ये कितना बड़ा है? यह है 42 किलोमीटर का। 42 किलोमीटर का। फिर है इसके बाद रीमो ये कितना है? ये 40 किलोमीटर का है। रीमो ग्लेशियर, ठीक है, हिमनद मतलब इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं। तो रीमो ग्लेशियर कितना बड़ा है? ये 40 किलोमीटर का है। उसके बाद देखेंगे पुनमाह बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले देखे थे सियाचिन जो सबसे बड़ा था। अब हम लोग पहुँचे हैं पुनमाह पे। इसका कितना बड़ा है? ये 27 किलोमीटर का है। 27 किलोमीटर का है पुनमाह। फिर उसके बाद है गंगोत्री। सबसे छोटा कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती हैं। तो गंगोत्री कितना बड़ा है? ये 26 किलोमीटर का है। 26 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो ये सारे मुख्य हिमालय के हिमनद हैं। मुख्य हिमालय के हिमनद यही हैं। इसको आप लोग याद कर लेंगे, सारे याद होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। हमने देख लिया हिमालय का पोर्शन और ग्लेशियर्स देख लिए। और हम लोग देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है, ऊपर जो है हमारा हिमालय है, हिमनद है और जो ग्लेशियर वगैरह हैं, उसके जब हम लोग दक्षिण में आएंगे और जब हमारा पठारी क्षेत्र है उससे हम लोग उत्तर की ओर जाएंगे तो उसके बीच में क्या पड़ता है? हमारा मैदानी क्षेत्र पड़ता है। उसी को बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। और ये जो बड़ी हमारी नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं, उनके द्वारा निर्मित होता है। जैसे हमारे सतलुज सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विशाल मैदान का निर्माण होता है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित होता है। जो ये महान नदियाँ हैं अपने साथ बहुत सारा मिनरल्स वगैरह लेके आते हैं, जिससे यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल हो जाती है और ये मैदान जो है बहुत अच्छा उपजाऊ टाइप का हो जाता है। तो ये मैदान इसी नदियों के द्वारा निर्माण होता है। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमांच्छादित शिखरों, हिमानियों और गहरे खड्डों और विस्तृत घाटियों से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भारत का विशाल मैदान पाया जाता है। ये मैंने बताया आपको, ऊपर में हिमालय है, नीचे में पठार है, बीच में क्या है? मैदानी क्षेत्र है। तो उसमें देखते हैं इस मैदान में पूरब से पश्चिम जब आएंगे तो इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार है 3200 किलोमीटर। इसका विस्तार है 3200 किलोमीटर में इसका फैला हुआ, इसकी लंबाई इतनी है। और उत्तर से दक्षिण इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 150 से लेके 300 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है, ठीक है। पूरब से पश्चिम जब हम लोग आएंगे, पूरब से पश्चिम आएंगे तो इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती जाएगी। जब पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। जैसे ये हो गया, पूरब से हम लोग पूरब से पश्चिम आ रहे हैं और ये जो मैदान का क्षेत्र है इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। ऐसे ही है मैदान हमारा। उसके बाद देखते हैं इसका जो ढाल है पश्चिम से पूरब की ओर है। इसका जो ढाल है पश्चिम से पूरब की ओर है। यहाँ पे जो नदियाँ हैं पश्चिम से पूरब की ओर आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो लैंड का ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। जो हमारा ये मैदान का क्षेत्र है वो कितना है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका मैदान का क्षेत्र है। और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई दिया हुआ है 200 मीटर। जो हमारा मैदान का क्षेत्र है इसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर है। विशाल मैदान की भौतिक लक्षण, जो हमारा विशाल मैदान है वो उसके कई 4 भौतिक लक्षण हैं। 4 तरह का है वो, उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से विभाजित है विशाल मैदान के भौतिक लक्षण। पहला है भावर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर, चौथा है खादर। देखते हैं हम लोग पहले भावर देखते हैं। भावर क्या होता है? जब शिवालिक हिमालय के गिरिपाद से जब हमारी नदियाँ निकल के आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा क्या लेके आती हैं? जैसे ये हो गया शिवालिक हिमालय,
शिवालिक हिमालय, वहाँ से जब हमारी नदियाँ निकल के आती हैं गिरिपात से, तो वो बहुत सारा अपने साथ क्या लेके आती हैं, रॉक्स और बहुत सारी मिट्टी और बजरी, ये सब लाके इकट्ठा कर देती हैं, और उसी में ये जो नदियाँ होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। तो ये हमारा जो हो गया भावर, भावर में क्या होती हैं, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। भावर में नदियाँ लुप्त हो जाती है। फिर उसके जब आगे बढ़ते हैं दक्षिण में, मतलब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तो ये जो हमारा भावर का रेंज है, भावर कितने दूर तक फैला हुआ है, ये 8 से लेके 10 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। उसके नीचे दक्षिण में जाएंगे तो क्या होता है, जब वहाँ से नदियाँ फिर पुनः प्रकट होने लगती हैं, तो भावर के बाद आता है तराई क्षेत्र। लिख लेते हैं भाबर, भाबर, फिर आता है तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में देखते हैं जो ये इसका रेंज है 15 से 30 किलोमीटर का रेंज है, 15 से 30 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे लुप्त हुई नदियाँ प्रकट होती हैं और यहाँ का मैदान जो होता है थोड़ा सा दलदली हो जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं भांगर। भांगर, भांगर क्या होता है, ये उच्च भूमि होती है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। कहाँ है, बांगर, बांगर। बांगर कौन सा, वो लैंड मास जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता और वो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, तो इसलिए खेती के लिए भी वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। सबसे अच्छी ज़मीन कौन सी होती है, जहाँ बाढ़ का पानी आता रहता है, वो कौन सी है, वो है खादर, और वो बोलते हैं कछारी क्षेत्र भी बोलते हैं, खादर। ये हो गया बांगर और ये हो गया हमारा खादर, खादर का क्षेत्र। यहाँ पे मान लीजिए ये नदी बह रही है, ये हमारा रिवर हो गया, रिवर। ठीक है, तो उससे लगा हुआ कौन सा क्षेत्र है, ये है खादर, खादर प्रदेश, खादर प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं, इसको कछारी क्षेत्र भी बोलते हैं। ये ज़मीन जो होती है बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है। ठीक है, नदियों द्वारा हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है, जिससे ये सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। तो इन 4 भागों में हमारा जो मैदान का क्षेत्र है बटा हुआ है। पहला था भावर, दूसरा तराई, फिर बांगर, और फिर हम लोग देखा खादर। सबसे बढ़िया कौन सा है, खादर, खेती के हिसाब से। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या देखेंगे, अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ फैली हुई हैं, अरावली की पहाड़ी देखेंगे आप, किधर है, हमारे पश्चिम की ओर है। पश्चिम से किधर जा रहा है ये, उत्तर की ओर। ठीक है, पश्चिम से उत्तर की ओर जा रहा है। ये गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली की पहाड़ियाँ। और इसकी लंबाई कितनी है, मतलब कितने रेंज में फैला हुआ है, ये 800 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। अरावली श्रेणी जो है, विस्तार इसका पालनपुर गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे मैप, ये हमारा हो गया गुजरात, ये हो गया हमारा भारत। तो गुजरात से लेके राजस्थान फिर दिल्ली, ये हमारी जो अरावली रेंज है इस प्रकार से फैली हुई है। अरावली रेंज, अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज, इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर में ये फैला हुआ है क्या, अरावली रेंज। अरावली रेंज के सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर वो कहाँ स्थित है, वो अबू की पहाड़ियों में स्थित है। अबू की पहाड़ियों में स्थित है क्या, गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी जो है अरावली रेंज की वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब हम लोग देखेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि मतलब जब हम लोग मैदान के क्षेत्र, उत्तर के मैदान से नीचे आएंगे तो पड़ेगा मध्यवर्ती उच्च भूमि, जो कि पठार का ही, प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। जैसे कि मालवा का पठार, मालवा का पठार जो है
वो मध्य प्रदेश और इसी से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्य में फैला हुआ है हमारा मालवा का पठार। मालवा का पठार जो कि अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच में स्थित है। और यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी में पाई जाती है, जो कि निर्मित है लावा से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मालवा का पठार। लिख लो, मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा भोपाल है, ये बेतवा और पार्वती नदी के द्वाब पर स्थित है। जो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और वो कहाँ स्थित है? पार्वती और बेतवा नदी के द्वाब पर स्थित है। द्वाब बोलने का क्या मतलब है? जैसे पार्वती नदी है इस साइड और इस साइड है बेतवा नदी। द्वाब बोलने का ये मतलब है जो वो लैंडमास जो दो नदियों के बीच में होता है। और दोआब वाला जो क्षेत्र होता है काफ़ी फर्टाइल होता है खेती के हिसाब से। ठीक है, तो ये भोपाल जो है दोनों नदियों के द्वाब पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। इस पर बेतवा, पार्वती और नीवज, काली, सिंध, चंबल नदियाँ प्रवाहित होती हैं और यमुना में मिल जाती हैं। जो मालवा का पठार है उस पर प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी फ्लो होती हैं? वो है हमारी काली सिंध, चंबल, बेतवा, पार्वती, ये सारी नदियाँ हैं जो कि बहते हुए जाकर यमुना में मतलब कि बहते हुए यूपी में आती हैं और यूपी में जो यमुना बह रही है उससे मिल जाती है। मतलब ये सारी नदियाँ यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, इसको आप याद रखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? यह फैला है पश्चिम बंगाल में और झारखंड और रांची ज़िले में। तो इसका विस्तार कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, झारखंड और रांची, मतलब इस एरिया में है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, झारखंड और रांची ज़िले में विस्तृत है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसको बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार को। और यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं वो हैं दामोदर नदी हो गई, दामोदर नदी जो कि दामोदर नदी बहती है, जो कि एक रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। कौन? दामोदर नदी, दामोदर रिवर। ठीक है, ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार। ये खनिज के लिए रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? यहाँ पे महानदी बहती है, सोन नदी बहती है, स्वर्णरेखा नदी बहती है और दामोदर नदी। ये सारी नदियाँ कहाँ बहती हैं? हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहती हैं। फिर उसके हम लोग देखेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जब हमने देख लिया, पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा है मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसमें हमने देखा मालवा का पठार। मालवा का पठार इधर था, मालवा का पठार इस एरिया में, उससे लगा हुआ बगल में देखा छोटा नागपुर का प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा का पठार। इसको लिख लो यहाँ पे, मालवा प्लेट्यू। तो देखते हैं दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है ये देख लेते हैं। दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र में MH और MP में फैला है। महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और कहाँ? तमिलनाडु प्लस उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा? हमारा दक्कन का पठार। और कर्नाटक राज्य में भी फैला हुआ है। कर्नाटक राज्य में भी विस्तृत है। तो ये दक्कन का पठार
काफ़ी फैला हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट को लेके ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। कौन सा? हमारा दक्कन का पठार। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जो हमारे घाट हैं, घाट कहाँ पे हैं? जो हमारा कोस्टल रीजन है और जो हमारा समुद्र है, जैसे हो गया अरेबियन सी, और जो हमारा पूरब घाट हो गया, मतलब पूर्वी घाट, और बे ऑफ बंगाल, दोनों के बीच में क्या स्थित है? हमारा कोस्ट मतलब घाट है पहले, फिर देखते हैं उसके बीच में क्या स्थित है? मैदान स्थित है। मैदान इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं घाट। तो हमारा वेस्टर्न घाट, ये साइड क्या हो गया? ईस्टर्न घाट, और इस साइड क्या हो गया? वेस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट हो गया, ये इधर हो गया वेस्टर्न घाट। तो दोनों में से सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन सा है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में की लंबाई से ये फैला हुआ है। और ईस्टर्न घाट जो है, इसकी लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये हमारे दोनों घाट हो गए, और दोनों घाट को देख लेते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यहाँ जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट क्या है? दूसरा, हमारे भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये पर्वत श्रृंखला जो है भ्रंश पर्वत है। ये जो है पठारों द्वारा निर्मित हुई है। ठीक है, इसकी लंबाई हमने देखा 1600 किलोमीटर, किसकी? वेस्टर्न घाट की। ठीक है, और वेस्टर्न घाट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री। तो इसकी लंबाई के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी सह्याद्री, ऊपर में जो है उत्तरी सह्याद्री, और जो नीचे में है ये है दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो हमारा जो उत्तरी सह्याद्री है, उसकी एक प्रमुख चोटी है, वो है कालसूबाई, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। जो हमारा उत्तरी सह्याद्री है, यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। 1646 मीटर कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। फिर हम लोग देखते हैं दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री का जो उच्च चोटी है वो है कुंद्रेमुख, जो कि है 1892 मीटर। 1892 मीटर कुंद्रेमुख लिख लेते हैं यहाँ पे, कुंद्रेमुख। इसकी लंबाई कितनी है? 1714 मीटर। ठीक है, तो हमने देख लिया वेस्टर्न घाट में जो प्रमुख चोटियाँ हैं उसको देख लिया, उसको बोलते क्या हैं? सह्याद्री बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ईस्टर्न घाट के, थोड़ा देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट का लंबाई कितना है? मैंने बताया आपको 1300 किलोमीटर, और 1300 किलोमीटर है। और यहाँ की प्रमुख चोटी देख लेते हैं, महेंद्रगिरी है और तमाईगिरी है। तो महेंद्रगिरी और तमाईगिरी यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। ये नहीं बटा हुआ है, ये एक ही है। ये यहाँ पे दो चोटी प्रमुख हैं, यहाँ पे महेंद्रगिरी है और एक तमाईगिरी है। तो जो तमाईगिरी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1515 मीटर। 1515 मीटर इसकी ऊंचाई है तमाईगिरी की। ये मतलब जो है ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा चोटी है तमाईगिरी, 1515 मीटर। नाम लिख लीजिए, तमाईगिरी। और दूसरा कौन सा है? दूसरे नंबर पे महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब हम लोग चलते हैं आगे। फिर हम लोग देखते हैं हमारा जो तटीय मैदान कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन देख लेते हैं। इनका निर्माण जो है सागरी तरंगों द्वारा
जो हमारा कोस्टल प्लेन है उसका निर्माण कैसे हुआ है? सागरीय तरंगों द्वारा और हमारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। किसका? कोस्टल प्लेन्स का। तटीय मैदान, जो हमारे तटीय मैदान है, तटीय मैदान जो है हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बाद और ओशियन के बीच में स्थित हैं। जैसे हमारा हो गया वेस्टर्न घाट ले लिए, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी दोनों के बीच में क्या स्थित है? हमारा वेस्टर्न प्लेन स्थित है। वेस्टर्न मैदान मतलब तटीय मैदान जो है वेस्ट साइड का वो स्थित है। और ऐसे ही ईस्ट में है, ईस्टर्न घाट और जो हमारा बे ऑफ बंगाल है दोनों के बीच में क्या स्थित है? हमारा तटीय मैदान। यहाँ बनाते हैं मैप, इसमें देखते हैं। जैसे हो गया हमारा ये ईस्टर्न घाट हो गया और ये इधर हो गया हमारा अरेबियन सी, अरेबियन सी दोनों के बीच में क्या स्थित है? हमारा ये जो है तटीय मैदान इस साइड का स्थित है। और इस साइड देखेंगे तो ईस्टर्न घाट है और उसके इस साइड कौन सी ओशियन है? बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। दोनों के बीच में क्या है? हमारा तटीय मैदान है। ठीक है, तो इधर का तटीय मैदान ये हो गया, इधर ये हो गया। दोनों साइड में किस साइड का चौड़ा है? ज़्यादा चौड़ाई किसकी है? सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है ईस्टर्न साइड की है। ईस्टर्न साइड की ज़्यादा चौड़ाई क्यों? क्योंकि इधर ज़्यादा नदियाँ फ्लो करती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मैदान निर्मित हुआ है। ठीक है, यहाँ दो भागों में बटे हुए हैं, ये दो भागों में बटे हुए हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। वही बताया मैंने आपको, ईस्टर्न, पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी बताया, पूर्वी और पश्चिमी। देख लीजिए, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान मैंने बताया। अब उसके आगे चलते हैं, उसी के बारे में और जानते हैं। पहले इसको और देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसकी चौड़ाई कितनी है? पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसकी चौड़ाई है 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है किसकी? पश्चिमी तटीय मैदान की। और हमारा जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, इसकी चौड़ाई है 80 से लेके 100 किलोमीटर तक। तो मैंने आपको बताया जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है वो ज़्यादा चौड़ा है क्योंकि इधर बहुत सारी नदियों का निक्षेप होता है, तो यहाँ पे बड़ा मैदान निर्मित हुआ है, इसलिए इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 से लेके 100 किलोमीटर तक। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कौन सी प्रमुख नदियाँ इस साइड निकलती हैं। देखिए पश्चिम की ओर कौन सी निकलती है? यहाँ पे पश्चिम की ओर कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? पश्चिम की ओर निकलती है हमारी नर्मदा, जो कि प्रमुख नदी है। और पूरब की ओर कौन कौन सी निकलती है? कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये सारी प्रमुख नदियां हैं जो उस घाट की तरफ निकलती हैं। तो हमारा जो नदियां जो बहती हैं हमारी पश्चिम की ओर, ये ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं। और जो हमारी नदियां पूरब की ओर बहती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो हमारा पश्चिमी तट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं मुंबई से लेके गोवा तक। जो मुंबई से लेके गोवा तक है, मुंबई से लेके गोवा तक, यहाँ लिख लेते हैं, मुंबई से लेकर गोवा तक क्या है? ये कोंकण तट बोलते हैं, कोंकण तट, कोंकण तट। फिर देखते हैं गोवा से लेके मैंगलोर। कौन सा तट है ये? कन्नड़ तट है, इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़ तट। फिर देखते हैं उसके बाद मैंगलोर से लेके कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक क्या है? कौन सा तट है ये? मालाबार तट है, इसको बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे पूर्वी घाट है वहाँ पे तट कैसे बटे हुए हैं। जो महानदी से लेके कृष्णा तक है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। महानदी से लेके कृष्णा तक कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। और कृष्णा से लेके
कहाँ तक? नीलगिरी की पहाड़ियों तक, नीलगिरी की पहाड़ियों तक नहीं, कावेरी तक, कावेरी नदी तक, कृष्णा से लेके कावेरी तक। जो हमारा महानदी से लेके कृष्णा नदी तक है वह है उत्तरी सरकार। जो हमारा कृष्णा से लेके महानदी तक है वह है हमारा उत्तरी सरकार, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। फिर हम देखते हैं हम लोग कृष्णा से लेके कावेरी तक, कृष्णा से लेके कावेरी तक ये कौन सा है? यह है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, ये हो गया हमारे कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं आइलैंड की ओर। आइलैंड, आइलैंड द्वीप समूह, आइलैंड को क्या बोलते हैं? द्वीप समूह। तो हमारे यहाँ मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं। एक कहाँ पे है? एक अरेबियन सी में द्वीप समूह है, और एक कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में द्वीप समूह है। जो अरेबियन सी में द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप द्वीप समूह, और जो हमारा बे ऑफ बंगाल में द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम लोग देखते हैं मुख्य स्थल से अतिरिक्त भारत में कई द्वीप पाए जाते हैं। कह रहा है जो हमारे यहाँ मुख्य स्थल है, जो हमारा पूरा मुख्य स्थल है उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कई द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी मतलब अरब सागर द्वीप समूह। ठीक है, भारत में कुल कितने द्वीप हैं? ये हैं 247 द्वीप, 247 आइलैंड, आइलैंड। ठीक है, 247 आइलैंड है, जिसमें से 204 कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। 204 जो हैं बे ऑफ बंगाल में ही हैं, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अरब सागरी द्वीप समूह जो है हमारा प्राचीन भूखंड का मतलब जो हमारा अरब सागरी द्वीप समूह है वो हमारे प्राचीन भूखंड का हिस्सा है। और ये किससे निर्मित है? ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो बना हुआ है प्रवाल भित्ति द्वारा बना हुआ है। और फिर देखते हैं हम लोग अंडमान का देख लेते हैं। मिडिल अंडमान जो है मध्य अंडमान, उसकी वो सबसे बड़ा आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मिडिल अंडमान ना, मध्य अंडमान। और वो कितना बड़ा है? 1536 वर्ग किलोमीटर, 1536 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा? मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है भारत का? बताइए। 1536 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ये। सबसे छोटा अंडमान जो है वो किस लिए फेमस है? ये यहाँ पे जोग जनजाति पाई जाती है, जोग जनजाति। यहाँ पे ओग हो गया है, ये होगा जोग, जोग जनजाति के लिए फेमस है। कौन सा? हमारा छोटा अंडमान। फिर देखते हैं अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है, यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है अंडमान द्वीप की वो है सैडल पीक, सैडल पीक। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर, उसकी ऊंचाई है 738 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान भी काफ़ी भागों में बटा हुआ है, देख लीजिए। पहले आता है ये फिर ये, तो हमारा ये हो गया नॉर्थ अंडमान, ये हो गया मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, एडी लिख रहा हूँ मतलब मिडिल अंडमान। और उसके बाद ये हो गया साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। और ये क्या है? ये है लिटिल अंडमान, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। तो मैंने देखा लिटिल अंडमान किसके लिए फेमस था? जोग जनजाति के लिए फेमस था। लिटिल अंडमान जोग जनजाति के लिए फेमस था। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सैडल पीक है, जो कि सबसे ऊंचा माउंटेन है हमारे आइलैंड का, उसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर ऊंचा है। और ये कहाँ पे है? उत्तर अंडमान में, उत्तर अंडमान मतलब कि ये नॉर्थ वाले में हमारा सैडल पीक स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दक्कन पास, जो छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच में स्थित है। जो बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान है, बड़ा अंडमान मतलब ये हो गया हमारे
नॉर्थ, मिडिल, साउथ, और छोटा अंडमान ये हो गया। दोनों के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं दक्कन पास। क्या बोलते हैं? दक्कन पास। दक्कन 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 लिख लीजिए, दक्कन पास, दक्कन पास। ठीक है, दक्कन पास बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दक्कन पास ये बोल रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं हुगली नदी के मुहाने के निकट, हुगली नदी के मुहाने पे जो नया द्वीप बना है, एक नया द्वीप बना है, वो है न्यू मोर द्वीप निर्मित है। न्यू मोर द्वीप बना हुआ है। ये कहाँ बना है? हुगली नदी के मुहाने पे, मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक है, और एक देखते हैं हम लोग ये जो पंबन द्वीप है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। और ये जो पंबन द्वीप है मन्नार की खाड़ी में स्थित है, इस पे क्या बसा हुआ है? इस पे रामेश्वरम बसा हुआ है। रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे रामेश्वरम बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इसका नाम पड़ा है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? व्हीलर द्वीप। ये कहाँ है? उड़ीसा के तट पर स्थित है। उड़ीसा जो है उसके तट पर स्थित है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। ये कहाँ पे? ब्राह्मणी नदी जो है उसके मुहाने पे स्थित है। आइलैंड्स, ये आइलैंड्स हो रहे हैं अभी, आइलैंड्स देख लीजिए। मध्य अंडमान और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान जो है, मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, मध्य अंडमान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय क्या है? ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि आमीन दीवी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आमीन दीवी क्या है? ये सबसे बड़ा लक्षद्वीप का द्वीप समूह है। और मिनिकॉय क्या है? ये सबसे बड़ा द्वीप है। किसका? लक्षद्वीप का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भारतीय मरुस्थल, मतलब इंडियन डेजर्ट की ओर। इंडियन डेजर्ट देखते हैं। इंडियन डेजर्ट कहाँ स्थित है? ये अरावली से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। जैसे अरावली श्रेणियाँ ऐसे हो गई तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, और उत्तर पश्चिम में इसका लोकेशन है, अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कम वर्षा के कारण यह मरुस्थलीय भाग बन गया है। यहाँ पे वर्षा कम होती है तो ये क्या हो गया? मरुस्थलीय बन गया, मरुस्थलीय स्थल बन गया है। और यहाँ पे खारे पानी के झील पाए जाते हैं, अनेक झील पाए जाते हैं, जिसमें सांभर झील जो है, सांभर झील सबसे बड़ा झील है। यहाँ पे सांभर झील जो है वो सबसे बड़ा झील है। ठीक है, यहाँ मरुस्थल क्षेत्र के दो प्रादेशिक ढाल हैं। यहाँ पे मतलब जो मरुस्थल है उसके दो प्रादेशिक ढाल हैं। एक जो है दक्षिण की ओर ढाल है, और एक किधर है? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर जो मरुस्थल है हमारा, ये दो तरह ढाल है, एक पश्चिम की ओर है और एक दक्षिण की ओर है। दो तरह से इसके ढाल बने हुए हैं। और पर्वतीय, इसकी पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत कम बलुआ और अधिक आर्द्र है। ठीक है, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पे जो नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देख लेते हैं नदियाँ। इसमें भी नदियाँ हैं। नहीं, अरावली रेंज से जो नदियाँ निकलती हैं, अरावली रेंज से जो दो नदियाँ निकलती है, एक माही, एक लूनी, और एक बनास। तो माही और लूनी जो निकलती हैं इधर से, वो अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे बस जो हमारा डेजर्ट है उसमें कोई नदियाँ नहीं हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे झीलें पाई जाती हैं, जिसमें सांभर झील जो है सबसे बड़ा झील है। ठीक है, तो हमारा ये आज का क्लास कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद नदियाँ पढ़ेंगे, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। और तब तक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, समाप्त करते हैं, बाय।